हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस ऑल अबाउट एनडीए सीरीज़ की ये क्लास सेकंड है। क्लास सेकंड सेट थ्योरी की। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये हमारी क्लास फर्स्ट है एकेडमिक्स की, क्योंकि यहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी। मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बोला था कि मैं क्वालिटी पे फोकस करूँगा, क्वांटिटी पे नहीं। तो जानना ज़रूरी है ना कि सेट थ्योरी कितना ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट है हमारे एनडीए एग्ज़ाम के लिए। अब सेट थ्योरी की वेटेज कितनी है, सेट थ्योरी के क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एनडीए एग्ज़ाम में, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने से पहले। तो जैसे हमने शोले मूवी अगर आपने देखी हो, उसमें गब्बर पूछता है कि कितने आदमी थे शोले मूवी में। अगर आपने देखी हो, बहुत आइकॉनिक मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें पूछता है कि भाई कितने आदमी थे। तो वैसे ही आप लोगों को भी तो पूछना चाहिए ना, आपके मन में भी तो क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कितने क्वेश्चंस थे, पास्ट ईयर्स में कितने क्वेश्चन थे। तो 2022 का जो सेकंड एग्ज़ाम था उसमें 8 क्वेश्चंस थे। 2022 का जो फर्स्ट पेपर था उसमें भी 8 क्वेश्चंस थे। और जो 2021 का सेकंड पेपर था उसमें 6 क्वेश्चंस और 2021 के फर्स्ट पेपर में 7 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 6 से 7 या 8 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं लास्ट के चार एग्जाम्स में। तो अगर मैं एवरेज ले लूँ तो कि 8 क्वेश्चन पूछे गए, और मैंने आपको पहले बताया था अगर सही आपका आंसर होता है तो आपको 2.5 अवार्ड किया जाता है। अगर आपने सही इन 8 क्वेश्चंस को सही किया तो आप कितना स्कोर करते हो इसमें, 20। बेसिकली 20 नंबर आप स्कोर करके जा रहे हो एक सेट चैप्टर से, एक सेट थ्योरी चैप्टर से आप 20 नंबर लेके जा रहे हो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो और सही करके आते हो क्वेश्चंस। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मिनिमम 25% मार्क्स तो आपको लाने है ना। मैथ्स का 25% मार्क्स कितना होता है, 75 होता है। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनके लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। तो 75 नंबर लाना इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि 20 नंबर आप यहाँ से लेके जा रहे हो। और भी ऐसे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जहाँ से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ कंसेप्ट पे काम करना है और हमारा क्वेश्चन करने को हम तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट थ्योरी को। बेसिकली व्हाट इज सेट। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है ना कि सर सेट है क्या चीज़। सो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ objects, is a well defined collection of objects और डेटा। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या डेटा है, पर यार हर चीज़ ना सेट नहीं बन पाती है। हर चीज़ सेट कैसे नहीं बन पाती, हर कलेक्शन ऑफ डेटा को हम सेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो मैंने आपको बोला कि अब जैसे मैं एक क्रिकेट का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, क्रिकेट खेलना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने, आप जितने भी व्यूअर्स हो, मैंने आप बोला कि आप एक सेट बनाओ टॉप 5 बैट्समैन का, टॉप 5 बैट्समैन का। तो अब मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप 5 बैट्समैन हैं उसमें क्या है, MS धोनी ले लिया मैंने, ठीक, विराट कोहली ले लिया मैंने, डेविड वार्नर ले लिया मैंने, और राहुल द्रविड़ ले लिया, ठीक है, और तेंदुलकर ले लिया मैंने। चलो ठीक है। अब ठीक है, अब ये 5 हो गए। अब क्या है कि कोई दूसरा बच्चा है, दूसरे बच्चे ने बोला कि भाई मुझे तो MS धोनी पसंद नहीं, मैंने विराट कोहली ले लिया। ठीक है, उसको द्रविड़ भी पसंद नहीं, उसने मान लो रोहित शर्मा ले लिया। उसको कुछ कोई और दूसरा पसंद है, उसको मान लो सचिन तेंदुलकर पसंद नहीं है, उसको गौतम गंभीर पसंद है, और ऐसे करके उसने 1-2 और ले लिए। तो यार मेरे और उसके बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना। मैं बोलूँगा कि यार ये तो सर 5 बैट्समैन, जो टॉप के 5 बैट्समैन हैं वो तो ये है, और उसके हिसाब से ये है, और हमने बना दिया सेट। और हमारी सेट की डेफिनेशन के हिसाब से हमने बोला कि सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि
जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा पर्सपेक्टिव, उतने ज़्यादा ऑप्शंस। तो यहाँ पे तो एक एक सबका सेम आंसर नहीं आएगा ना, तो उस केस में इस टॉप 5 बैट्समैन का सेट तो बनना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है कि हर एक कलेक्शन का, हर एक डेटा का सेट नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही डेटास का सेट बन सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मैंने बोला कि मेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब देखो, तो आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको नेचुरल नंबर ही नहीं पता होंगे तो फिर उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बोला मेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। तो मैंने एक सेट बना दिया ए, 1 2 3 4। तो अगर मुझे मैथ्स आती है तो मेरे लिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 जो होगा ना, वो सोते हुए जागते हुए 1 2 3 4 ही रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि वो 0 1 2 3 4 बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि अगर मैंने 0 इंक्लूड कर दिया तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं हो जाएगा ना, वो सेट ऑफ होल नंबर हो जाएगा ना, सेट ऑफ होल नंबर विच आर लेस देन 5। तो इस केस में ये गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि वेल डिफाइंड का मतलब ये कि जो सबके लिए सेम हो, वो सेट, वो डेटा जो मैंने बोला और वही आपने बोला, बेसिकली हम सबके लिए वो डेटा सेम हो, ठीक है। सेम डेटा फॉर एवरीवन, उसी डेटा को हम सेट की तरह रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि सेट रिप्रेजेंट कैसे करा जाए। तो सेट जो है ना, दो फॉर्म्स में दो तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। एक बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और एक बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म को ना एक और नाम से भी जानते हैं, इसको टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अब टैबुलर फॉर्म से ना कहीं हमें पता चलता है कि यार ये ना टेबल की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं जिसमें टेबल्स की फॉर्म में लिखा हो। मतलब इसका मतलब टेबल का फॉर्म का मतलब जैसे टेबल्स में डेटा लिखा रहता है ना हमारा 1 2 3 4 उस तरह से। तो जब हम सेट को ऐसे लिखेंगे ना, देखो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको कैपिटल लेटर से किया जाता है, ए से। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स जो होते हैं इसमें लिखा जाता है 1 2 3 4। अब इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। इस तरह को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। अब मैं इसमें कुछ भी लिख दूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 10 11 जो भी कुछ, मतलब जिसमें डेटा लिखा होगा, जिसमें डेटा लिखा हुआ होगा उसको बोलेंगे हम टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब इस डेटा को ना वैसे बेसिकली इन चीज़ों को इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। जो अंदर लिखा होता है इस डेटा को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म जो बेसिकली हमको हेल्प करेगा सेट को बनाने में। अब जैसे मैंने लिखा ए को ए x such that x is a natural number less than 5। अब मैंने ये लिखा, तो अब मेरे पास ये डेटा है ना, मेरे पास ये एक इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन में बोला कि जो x है उसमें वो नेचुरल नंबर है और वो लेस देन 5 है। तो इस केस में मैं सेट बना सकता हूँ। क्या सेट बनेगा मेरे पास? तो वो बनेगा 1 2 3 4 बनेगा ना। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और जो ये टैबुलर बेसिकली डेटा फॉर्म में हमने जो लिखा होगा उसको बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म। ठीक, आई होप बात समझ आ गई होगी आपको इतनी। हाँ, एक और चीज़, अगर देखो मैंने लिखा है 1 2 3 4 और इसी एक दूसरा सेट मैंने लिख दिया, मान लो ऐसे करके, इसको ऐसे 2 1 3 और 4। तो देखो ये एक ही चीज़ है, ए सेट और ये बी सेट ये एक ही है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स भी हैं सेम 1 2 3 4 वही एलिमेंट्स है, बस मैंने क्या करा, इनको ऑर्डरिंग आगे पीछे लिख दिया। ये अलग सेट्स नहीं है, एक ही सेट है, इनको हम दोबारा मतलब सेम ही लिख सकते हैं। और क्या चीज़ें होती है, जैसे हम सेट में जो है
नंबर्स को ना बार बार नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने अगर ए सेट में बोला 1 1 2 2 3 3, तो इसका मतलब भी वही है जो मैं 1 2 3 लिखूंगा, क्योंकि सेम ही एलिमेंट को मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है एक सेट के अंदर। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में ये आगे मैथ्स में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो हमको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे। उन सिंबल्स के बारे में जानते हैं, कौन से सिंबल्स हैं और क्या है। नेचुरल नंबर को हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये बेसिकली यूनिवर्सल सिंबल्स है। ये हमेशा हम मैथ्स में इसी फॉर्म में हम इसको लिखा जाएगा। इंटीजर्स को हमेशा आई की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर्स को हमेशा क्यू, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इरैशनल नंबर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सारे के सारे सिंबल जो हैं कैपिटल में है। रियल नंबर को हमेशा हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और बिलोंग्स टू को, इसलिए ये अभी रिलेशन फंक्शन में भी यूज़ होगा और सेट में भी काफ़ी यूज़ होता है। तो इसको हम ई, जैसे ई लिखते हैं ना वैसा ही होता है, ये भी उसी तरह से लिखा जाता है। इसको बिलोंग्स टू को ऐसा लिखा जाता है। आई होप आप सबको नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर ये सब पता होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो में इनके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल में बता दूंगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और बाकी सारे नंबर सिस्टम बेसिकली समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं और जानते हैं कि सेट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सेट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट किस तरह के होता है, कौन कौन से तरह के सेट होते हैं। पहली चीज़ एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। ये एक ही चीज़ है, ये एक ही इसके नाम है। एम्प्टी सेट भी, नल सेट भी बोलते हैं उसको, वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब ये ऐसे सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला कि एक ए सेट बनाओ, एक सेट ए बनाओ x such that x is a natural number less than 1। अब ये सेट बनाओ इसका। अब इस सेट में मुझे बताओ ज़रा क्या डेटा आ सकता है। कोई डेटा आ सकता है? कोई डेटा नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर 1 से छोटा तो होता ही नहीं ना। मैं 0 तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैंने 0 बोल दिया तो वो होल नंबर हो जाएगा और फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि यार ऐसा तो सेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो उसको ना मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, और उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक गोला और उसके बाद काटा, इसको बोलते हैं 5। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ क्या होती है कि कभी कभी ना ऐसे लिखा होता है, ऐसे। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर मैंने ऐसा लिखा है जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर मैंने कुछ भी एलिमेंट रखा है ना, तो उसका मतलब वो एम्प्टी नहीं है, उसका मतलब उसमें एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट 5 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर मुझे एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा एम्प्टी ब्रैकेट रखना होगा या एक अकेला 5 रखना होगा। अगर मैंने किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक 5 को लिखा तो उसका मतलब उसमें एलिमेंट है और उसमें एक एलिमेंट है और वो एम्प्टी सेट नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, काफ़ी बार इसमें गलती हो जाती है। ठीक है, आगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। यार ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा। फाइनाइट सेट वो सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, है ना। और इनफाइनाइट सेट वो होगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेगा सेट ए, अब फिर वही बात, फिर वही वो नेचुरल नंबर वाला लेके चलेंगे हम। मेक सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, चलो इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। क्यों? तो अब मेरे पास ए में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे मेरे पास? ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, 3, 4 और 5। तो यार देखो ना, मेरे पास ये एक सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए ना, 1 2 3 4 5। मैं बोलूँगा कि मेरे इस ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं।
5 क्या फाइनाइट हो गया ना बेसिकली। मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये वाला जो सेट है ना ये एक फाइनाइट सेट हो गया, जो सेट मैंने लिखा है ये एक फाइनाइट सेट की तरह काउंट हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे एक इनफाइनाइट सेट जानना है, ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट कैसे हुआ? मैंने बोला अब इनफाइनाइट सेट में मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें बेसिकली, जिसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ए लिखा मैंने लिखा ए एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। तो भाई शुरू हुए फिर हमारा नेचुरल नंबर लिखने शुरू, मैं हो गया शुरू, मैंने लिखा 1 2 3 4, फिर डॉट डॉट डॉट, मैं फिर चल लिखता गया, फिर मैंने लिखा उसके बाद 1 0 0 0, ठीक है। यहाँ तक मैं थक गया, मानो यहाँ 1000 लिखते लिखते थक गया मैंने बोला सर यहीं तक ही नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं उसका एंडिंग तो मुझे पता ही है ना कहाँ तक है। तो एक दूसरा आदमी आएगा बोलेगा भाई एक इससे बड़ा भी तो होता है, इससे बड़ा तो मुझे पता है, 1 0 0 1 कर दूंगा मैं उसको, वो 1 0 0 1 बोल देगा, वो बोल देगा ये भी तो एक नेचुरल नंबर है, तेरे से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली इसकी एंडिंग नहीं है ना, इस सेट की एंडिंग नहीं है, मुझे नहीं पता कि कहाँ एंड होगा ये, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके एंड होगा। तो यार इन्हीं सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। इनका ना बस डेफिनेशन याद रखना, इनका थोड़ा सा एक आइडिया रखना कि होता क्या है, इतना ज़्यादा लफड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा इस पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशंस हैं, नाम से पता चल जाता है कि फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं इक्वल सेट्स पे, ठीक। इक्वल सेट बेसिकली वो होते हैं जैसे मैंने लिखा एक एलिमेंट ए, उसमें है 1 2 3 4, एक एलिमेंट में 1 2 3 4 है, एक सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट में है 2 1 4 और 3। अब कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि यार ए में भी वही एलिमेंट्स हैं और बी वाले सेट में भी वही एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स, बस इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर इन्होंने बी वाले में इन्होंने थोड़ा ऑर्डर को आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो इस ऐसे कंडीशन में जब सेट लिखे होते हैं ना तो इनको बोलते हैं इक्वल सेट। तो यहाँ से मैं बोलूँगा ए इज इक्वल टू बी। तो हमेशा इक्वल सेट्स में क्या होता है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर इक्वल्स टू, बेसिकली जब एलिमेंट्स ऑफ ए आर इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ बी, तो उन केसेस में बोलेंगे हम इक्वल सेट्स। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी की तरह। ये है भाई सबसेट, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कत भी आती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। तो बेसिकली सबसेट से रिलेटेड ना 3 चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें हैं? तो पहली चीज़ है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। दूसरा सुपर सेट, अगर आप प्रॉपर सबसेट समझ गए तो आप सबसेट भी समझ ही जाओगे। देखो जो सबसेट वाला केस होता है ना, ठीक है, सिंबल भी इनका देखना जरूरी है कि सिंबल भी क्या होता है इनका। सुपर सेट, अब प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होता है ना वो सी होता है बेसिकली, ऐसा इस तरह से, ठीक है। सबसेट का सिंबल होता है सी, बस एक उसमें ना थोड़ा सा एक डैश लगा होता है नीचे इक्वल टू की तरफ। सुपर सेट का सिंबल होता है उल्टा, जस्ट अपोजिट ऑफ सी। तो सिंबल्स का तो क्लैरिटी हो गई कि सिंबल्स होते क्या हैं। अब प्रॉपर सेट में क्या होता है बेसिकली, अगर एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 और 3, और दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ कि यार जो ए है ना, ये जो ए है, अगर मैं ऐसे एक वेन डायग्राम से समझेंगे, देखो वेन डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं उसको क्या होता है, बस वेन डायग्राम से इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। अगर मैं ये बी जो गोला है, ये सर्कल है, ये बी रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद मैं उसमें ए लिखूँ अंदर, ठीक है। तो 1 2 3 और ये देखो 4। तो बी में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 1 2 3 और 4 आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बी में ए भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार जो ए है ना वो प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक। ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि सारे के सारे ए के एलिमेंट जो है बी में आ रहे हैं। और ए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की है, जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तभी ये कंडीशन फुलफिल होती है, तभी ये एक प्रॉपर सबसेट बनता है। अब
जो अभी ये कंडीशन थी, जस्ट सेम रिवर्स कंडीशन अगर मैं बोलूँ तो ये सुपर सेट की हो जाती है कि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और ए बी के इक्वल नहीं है, तो बी जो हो जाएगा वो सुपर सेट हो जाएगा ए का। आई होप बात समझ आ गई कि सुपर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। अब देखो सुपर सेट और पावर सेट, प्रॉपर सबसेट आपको समझ आ गया होगा, लेकिन सबसेट क्या होता है? सबसेट में मान लो ए में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, ठीक है, और बी में भी एलिमेंट्स है 1, 2, 3, तो ए के एलिमेंट्स बी में है, बी के एलिमेंट्स ए में है, इनको मैं सबसेट बोल सकता हूँ। देखो हर प्रॉपर सेट को सबसेट भी बोला जाता है, लेकिन हर सबसेट को प्रॉपर सेट नहीं बोला जाता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इंटरवल्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इजी है। एक चीज़ बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, बहुत इजीली इसको समझेंगे और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये इस चैप्टर में। देखो पता है क्या है, दो तरह से ना इंटरवल्स को दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो ऐसे वाले ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और एक को हम इस वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे वाले ब्रैकेट में। तो देखो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख सकते हो ना कि ये एक ओपन की तरह बनता है, मतलब मैंने तो इसको ऐसे याद किया है कि ये ओ है, ठीक है, और जब ओ को काटा तो ये ओपन इंटरवल बन गया, मतलब एक इसका पोर्शन ऐसे बन गया और एक इसका पोर्शन ऐसे बन गया, तो तब क्या बन गया ये, तब ये ओपन इंटरवल बन गया। और ये क्या है बेसिकली, सी है ना, सी की तरह लिखा हुआ है ना इसको, देखो अगर आप देख सकते हो तो इसमें ये सी की तरह है, ये सी की तरह लगता है ना, ये ऐसा लगता है सी है, तो इससे हमारा क्लोज इंटरवल बनता है। इंटरवल्स में हम जिन इंटरवल्स में हम एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हैं, एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हैं, बेसिकली उनको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अगर एक क्लोज इंटरवल है तो उसका मतलब हम उसमें एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। अगर एक ओपन पॉइंट्स हैं तो उसमें हम जो उसके एंड पॉइंट्स हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि एक इंटरवल जो है ना वो 2 से -2 से 3 तक जा रहा है। अब देखो ये वाला सिंबल किस चीज़ का है, ये वाला सिंबल है ओपन इंटरवल का, और ये किसका है, क्लोज्ड का। और अभी मैंने आपको बताया कि ओपन इंटरवल में जो लास्ट के एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। तो अब कहाँ से शुरू हो रहा है आपका इंटरवल, हमारा इंटरवल में -2 से शुरू हो रहा है, तो -2 इंक्लूड नहीं होगा। कौन सा पॉइंट इंक्लूड होगा, -1, फिर -0, फिर 1, फिर 2। अब देखो यहाँ क्या है, ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या है, बेसिकली जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, तो इसमें क्या लिख दूंगा मैं, 3। अब ये कहाँ, इसमें वैल्यूज क्या क्या आ रही है, ये इसमें ये वैल्यूज आ रही है, तो आप, मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी कि -2 और 3 में क्या क्या कैसे कैसे इसमें वैल्यूज इंक्लूड होगी और नहीं होगी, किस चीज़ को ओपन इंटरवल बोलते हैं, किस चीज़ को क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ओपन इंटरवल में होता क्या है और क्लोज इंटरवल में क्या होता है। आई होप बात समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो एक बार आप उसको दोबारा से पीछे जा सकते हैं और दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। आगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा। एनडीए में इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बेसिकली पावर सेट। पावर सेट क्या है, बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। ठीक, अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल समझते हैं, इसमें एक फार्मूला भी है, उसी से हमारा आंसर निकलता है। वो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। अब पावर सेट कैसे, मतलब बेसिकली इसमें लिखा है ना कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। अब एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, और अगर मुझे इसके सबसेट्स बनाने हैं तो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इसमें, बताओ मुझे, बताओ। एक एलिमेंट होगा 1, एक एलिमेंट होगा 2 बेसिकली, और एक सबसेट क्या होगा 1, 2, ये हो सकता है ना। अब देखो पता है क्या है, एक और चीज़ हमें यहाँ से जानने को मिलती है कि जो नल सेट होता है ना, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो कहीं ना कहीं 5 भी इसमें यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो अब
इसका अगर मैं करेक्शन ले लूँ ना तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बेसिकली इस ए सेट के सबसेट हो जाएंगे 5, 1, 2 और 1, 2। तो ये कितने एलिमेंट्स आ गए इसमें, ये आ गए 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स आ गए ना। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। और देखो क्वेश्चन भी हमेशा ना एनडीए में यही पूछा जाता है कि एक पावर सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स आपके पास 1, 2, 3 है, जितने भी ऐसे दे देगा कि और तो मुझे और बताइए कि उसमें उसके बेसिकली कितने सबसेट्स उसके पॉसिबल हैं, कितने पावर सेट्स उसके पॉसिबल हैं। तो इसको निकालने का तरीका हमेशा ये होता है कि 2 to the power n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट। 2 to the power n where n is equals to number of elements। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैंने इसको सॉल्व करके बताया, आपको बताया कि इसमें कितने एलिमेंट्स निकले थे, इसमें 4 निकले थे। अगर मैं इससे फॉर्मूला लगाऊँ डायरेक्ट, उसका हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 2 की पावर n, और उसमें n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वहाँ से क्या वैल्यू निकल के आती है, अब 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब मान लो अगर हमें कोई और क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आया है कि फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट x जिसकी वैल्यूज़ क्या क्या है, 3, 9 और 11 है। तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कितने एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। तो इसमें 3 एलिमेंट्स है टोटल मिला के। तो अब मैं इसको लिखूँगा कैसे, मैं लिखूँगा 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, दैट गिव्स 8। तो इसका मतलब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, इसका मतलब इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस, हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन हमारे एनडीए के एग्जाम में भी आ चुका है, और ऐसे ही क्वेश्चन को पूछे जाते हैं पावर सेट पे। आगे जो है, आगे की क्लास हमारी जो वेन डायग्राम पे होने वाली है, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ ऐसी है कि जो नहीं समझ आई, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन, आपको कुछ क्वेश्चन आता है, तो यू कैन जस्ट comment below in the comment section, and please share it with all your friends who are willing to study about NDA, who are willing to join Indian Armed Forces, and please share कीजिए उन दोस्तों के साथ भी जो आपके 11th या 12th क्लास में हो और सेट और रिवाइज करना चाहते हो। And thank you, bye bye, keep showing your love to us, bye।